दोस्तों नमस्कार। रायसीना हिल्स की लाल दीवारों के भीतर जब सरकार निर्णय लेने लगे और उस निर्णय को लेकर कोई सरोकार इस देश के लोगों से ना हो या फिर निर्णय जिनके बारे में लिया जा रहा है उनसे कोई पूछताछ, कोई बातचीत, कोई सरोकार ही ना बचे हों, तो फिर क्या होगा? जाहिर है जब आप निर्णय लेंगे तो उसके बाद आप पैबंद लगाने निकलेंगे। वो पैबंद उम्र बढ़ाने को लेकर होगा। वो पैबंद 10% प्राथमिकता देने का होगा अलग अलग क्षेत्रों को लेकर। वो पैबंद इस बात को बताने को लेकर होगा कि लाखों रुपए आपको 4 बरस की नौकरी के बाद मिल जाएंगे। लेकिन पैबंद से कोई देश नहीं चलता है, और खास तौर पर अगर सेना भी उसमें शामिल हो जाए तो परिस्थितियां कितनी विकट है। और इस देश के युवाओं को बीच बाजार में खड़ा कर उनकी बोली जिस तर्ज पे लगाई जा रही है, शायद ऐसी स्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं थी। कभी नहीं से मतलब बहुत साफ है। इससे पहले जो भी निर्णय इस देश के भीतर में लिए गए उसको लेकर अलग अलग कमिटियां बनती थी। उन कमेटियों के जरिए उन लोगों से संपर्क साधा जाता था जो उन विभागों को चलाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? निर्णय ले लिया गया अग्निवीरों को लेकर और सरकार अग्निपथ पर निकल पड़ी। अग्निपथ के आश्रय अग्निवीरों को लेकर जो आग बिहार में है, जो तेलंगाना में है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो हिमाचल प्रदेश में है, जो राजस्थान में है, जो उत्तराखंड में है, देश के 12 राज्यों में जिस तरीके की आग, और उस आग के केंद्र में वही बिहार है जिसने छात्र आंदोलन के जरिए 1-2 बार नहीं 4 बार इस देश की राजनीतिक सत्ता को पलट दिया है। तो क्या दिल्ली के दरबार में और रायसीना हिल्स की लाल दीवारों के भीतर अब यह निर्णय लिए जाने लगे हैं कि पैबंदों से देश चल जाएगा या फिर जो निर्णय लिए गए उनसे पीछे हटा जाए? क्योंकि आज सुबह जब रक्षा मंत्री तीनों चीफ से मिले, नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार, आईएफ चीफ, इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और आर्मी चीफ बीएस राजू के साथ जब उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद कोई बड़ा फैसला तो नजर नहीं आया, लेकिन परिस्थितियों को टटोला जरूर गया। और इन बातों को टटोला गया कि इस देश के भीतर में बीते 2 बरस में सेना में कोई भर्ती हुई नहीं है। 97,000 पद खाली पड़े हैं और इस देश में बेरोजगारों की तादाद करोड़ों में हो चुकी है। करोड़ों में भी जो सेना में शामिल होना चाहते हैं। तो क्या उनके सामने वाकई इस विकल्प को रखा जा सकता था या रखा गया है? वो सही है कि बड़ी से बड़ी तादाद में लोग शरीक हों 4 बरस के लिए ही, लेकिन अगर उसको लेकर सरकार अग्निवीरों का लॉलीपॉप सामने रख दे और अगले 48 घंटों में जिसका जिक्र हो रहा है कि नोटिफिकेशन ले आया जाए, तो क्या छात्र आंदोलन थम जाएगा? बेरोजगारों का गुस्सा थम जाएगा? जो आग लग रही है, दर्जन भर से ज्यादा रेलगाड़ियां फूंकी जा चुकी है, 150 से ज्यादा रेलगाड़ियों को रद्द होना पड़ा है। इस देश के भीतर में रेलगाड़ी जो लाइफलाइन के तौर पर पहचानी जाती है, उसकी आवाजाही थम सी गई है। और इन परिस्थितियों में सरकार क्या मदमस्त होकर चुनाव जीतने के लिए अपने अपने तरीके से रास्ते बनाते चलेगी? क्या यही सच इस देश का है? संविधान के भीतर भी नागरिकों के हकों के साथ उसके रोजगार के हक का भी जिक्र है। नीति निर्देशक तत्व में चाहे इस बात का जिक्र हो, लेकिन सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं है। तो आइए, हमको लगता है आज जरा उन पन्नों को खोल कर देखिए कि सरकार जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता उसने खुद बनाया है। आर्थिक परिस्थितियां इस तरीके से 2014 के बाद तहस नहस हुई कि पहली बार इस देश के भीतर में एक सीट के लिए हजारों लाखों आवेदन आने लगे। और यह स्थिति आते आते धीरे धीरे सरकार को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करेगी। तो क्या बेरोजगार छात्रों को बांटने के लिए उसने यह तुरुप का पत्ता फेंक दिया, और यह तुरुप का पत्ता राजनीतिक सत्ता को डिगाने के लिए सड़कों पर खुले आसमान तले नजर आने लगा है। परखिए इसलिए क्योंकि हम शुरुआत करना चाहते हैं 2016 में पहली बार लोगों के जहन में इस देश की बेरोजगारी को लेकर सवाल उठे थे, जब छत्तीसगढ़ में ग्रुप डी के लिए 24,544 पद निकले थे, वैकेंसी निकली थी, यानी तकरीबन 24,500 की, और आवेदन आ गए थे 2,30,000। उसके बाद मध्य प्रदेश में ग्रुप डी के लिए ही सिर्फ 125 वैकेंसी निकली और आवेदन आ गए 1,90,000।
2017 में ग्रुप डी में 35 पद निकले, आवेदन आए 60,000। पश्चिम बंगाल में 6,000 पद निकले ग्रुप डी के लिए 2017 में ही, आवेदन आ गए 25 लाख। राजस्थान में सिर्फ 18 चपरासी के पद निकले थे और आवेदन आ गए 12,453। मुंबई पुलिस में वैकेंसी निकली महिलाओं को लेकर 1,137 पदों को लेकर, 9 लाख आवेदन आ गए और इस पर कील ठोक दी गई। रेलवे ने जब कहा 90,000 लोगों की भर्ती होगी तो आवेदन आ गए 2,80,00,000। इस 2,80,00,000 के भीतर में 7,500 इंजीनियरिंग किए हुए छात्र शामिल थे। 3,0985 छात्र एमबीए किए हुए थे, 5,000 से ज्यादा एमए थे, पीएचडी थे लगभग 6,500 से ज्यादा, 7,000 के लगभग में। यानी हायर एजुकेशन भी इस देश में रोजगार नहीं दे पा रही है। और यह मैसेज कोविड से पहले का है। कोविड के बाद के क्राइसिस ने इस देश के सामने ऐसा अंधेरा खड़ा कर दिया कि रायसीना हिल्स को कोई पॉलिसी सुझाव नहीं दे रही थी। और जब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था तो उसने उस बाजार अर्थव्यवस्था के अनुकूल रास्तों को टटोलना शुरू किया। यह सोचकर किया कि शायद जिस तरह बाजार में बोली लगती है, अगर बेरोजगारों की बोली भी इसी लिहाज से 4 बरस नौकरी देकर निकाली जाए तो इस देश में बहुत लोग कतार में नजर आएंगे, जो फॉर्म भरते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसका अंदेशा उसे नहीं था। जब छात्रों का आंदोलन और छात्रों का आक्रोश सड़क पे आता है तो इसका मतलब है वो हर दिन अपनी जिंदगी अपनी उम्र से जोड़ रहा होता है। हुआ यही है। यह कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, यह किसी नौकरी पाए हुए पेशाधारी का आंदोलन नहीं है, यह महंगाई भत्ते का आंदोलन नहीं है। यह जिंदगी और बढ़ती हुई उम्र के साथ अपने देश के भीतर अपने हक, रोजगार के हक को मानने का आंदोलन है, जिसमें उसे पता है कि उम्र ढलती चली जाएगी, उसकी जिंदगी के सामने अंधेरा गहरा होता चला जाएगा। तो क्या वाकई सरकार ने अग्निपथ के जिस रास्ते को चुना है उस रास्ते में दोबारा अतीत इसलिए सामने खड़ा हो रहा है क्योंकि हर किसी को पता है कि बिहार के सुपौल, जमुई, रोहतास, बेतिया, समस्तीपुर, लखीसराय, आरा, नालंदा, वैशाली, अरवल, इस सारे इलाकों के जो हम नाम ले रहे हैं, हमें जहन में आता है जेपी आंदोलन। जेपी आंदोलन के वक्त जिस लिहाज से यहां पर आंदोलन किया और उसमें पटना भी शरीक था। दिल्ली की राजनीतिक सत्ता को समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। और याद कीजिए, इस देश में आज़ादी के बाद पहला आंदोलन 1955 में पटना शहर में ही हुआ था। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन था। उस आंदोलन में उस वक्त वहां पर जो एक मंत्री थे जिन्होंने इस तरीके की बयानी दी थी कि छात्रों को कुछ समझा नहीं, उनकी गद्दी चली गई, नेहरू को पहुंचना पड़ा था पटना। उसके बाद 1967 में मुख्यमंत्री केबी सहाय थे, उनकी सत्ता डगमगाई और छात्रों को जो जिगर का टुकड़ा कहते थे, महामाया बाबू, महामाया सिन्हा, उन्हें गद्दी मिल गई। यानी छात्रों के साथ अपने आप को जैसे ही उन्होंने खड़ा किया, वह नेता कोई पहचान वाला नेता नहीं था। केबी सहाय का कद बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी भी राजनीतिक सत्ता डगमगा गई। और इंदिरा गांधी से तो 2-2 हाथ जब जेपी ने लिए तो वही पटना यूनिवर्सिटी, वही छात्र आंदोलन, वही बीएचयू के, और उस आंदोलन को तो मौजूदा राजनीतिक सत्ता बाखूबी जानती है कि छात्र जब खड़े हो जाते हैं तो वो अपनी जिंदगी के हर क्षण को उस आंदोलन में झोंक देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है आने वाले वक्त में अगर मौजूदा वक्त में रास्ता नहीं खोजा गया तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। यही स्थिति मौजूदा वक्त में है। और 90 के भीतर में मंडल कमंडल को लेकर जब आंदोलन शुरू हुआ था तब क्या किया गया था, तो भी बिहार के भीतर जो आग जली थी उसने इस देश के भीतर का मैसेज बहुत साफ तौर पर दिया था। भागीदारी और सुविधा और रियायत और हक की बात हमें आपकी राजनीतिक सत्ता से नहीं, अपने संघर्ष के आश्रय चाहिए। वहीं से उस आग ने इस देश की राजनीति को भी बदल दिया। लेकिन मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता को यह लगने लगा कि उसने मंडल को भी हड़पा और कमंडल को भी साथ लेकर चले, लेकिन छात्र उन परिस्थितियों से कहीं आगे है। और शायद इसीलिए हमें लगता है कि आज जेपी के उस वक्तव्य को याद कीजिए जब इस देश में चुनाव का ऐलान इंदिरा गांधी ने 1977 में कर दिया, तो जेपी ने एक भाषण में कहा था, 28 फरवरी को वो भाषण दिया गया था पटना के गांधी मैदान में। उन्होंने जिक्र किया था कि जनता को अपनी बात बिना डर और खुलकर कहनी होगी कि वह लोकतंत्र के साथ है या तानाशाही के साथ है।
चुनाव तो एक आयाम है, जनता का संघर्ष तो महंगाई, करप्शन और तानाशाही की हवा के खिलाफ है। जेपी के ये बोल अगर मौजूदा वक्त में आप फिट करें तो बेरोजगारी, करप्शन, तानाशाही और लिए जा रहे पॉलिसीगत निर्णय बंद कमरों में जो लिए जाते हैं लाल दीवारों के भीतर, जिस रायसीना हिल्स पर जाने की इजाजत किसी आम शख्स को नहीं है। छुट्टी वाले दिन वो जा सकता है, देख सकता है, राष्ट्रपति भवन को देख सकता है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक को देख सकता है, वहां से पार्लियामेंट निहार सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति इस देश में कभी नहीं थी कि बंद कमरों में निर्णय लिए जाएं। जो भी निर्णय लिए गए उसके पीछे उस दौर में प्लानिंग कमीशन काम करती थी। अलग अलग प्लानिंग कमीशन जो स्टेट के साथ जुड़ी रहती थी और मंत्रालयों के साथ जुड़ी रहती थी, वो डिसीजन लेती थी। लेकिन क्या इस दौर में नीति आयोग जो बनाया गया प्लानिंग कमीशन को खत्म करके, उससे कोई भी इनपुट लिया गया? नहीं लिया गया है। यहां तक कि सेना के तीनों अंगों के चीफ के साथ जब रक्षा मंत्री बैठ रहे हैं और उसके बाद उन परिस्थितियों को बनाना और बताना चाह रहे हैं और पूरे बीजेपी के मंत्री अलग अलग जगहों पर जो बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ की परिस्थिति भी समझिए। डिप्टी सीएम के घर पर हमला, बीजेपी के ऑफिसेस पे हमला, ये मैसेज क्या है? मैसेज है कि सत्ता और सरकार और उससे बहुत दूर जनता, दोनों के बीच के तारतम्य टूट चुके हैं। इस टूटती हुई परिस्थिति को जोड़ेगा कौन और जुड़ेगा कैसा? क्या किसान आंदोलन की तर्ज पर एक दिन प्रधानमंत्री आकर कहेंगे हमने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, छात्र नहीं माने तो हम इसे वापस लेते हैं और पहले की तरह ही चीज़ों को लागू कर देते हैं? क्या इस बात का जिक्र करेंगे? यानी खुद को बचाते हुए और जनता को नाकाबिल समझते हुए निर्णय इस देश में लिए जा रहे हैं जिस जनता ने आपको सत्ता पर बैठाया है। ये सारे सवाल फिर से इसलिए मौजूद हो चले हैं क्योंकि हम जब जिक्र कर रहे हैं छात्रों का, तो अब जरा समझिए, इस देश में 15 से 29 वर्ष तक के छात्रों की तादाद या युवाओं की तादाद तकरीबन 33 करोड़ है। 33 करोड़ में से 11 करोड़ के पास कोई काम नहीं है और ये डाटा आता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट का ये आंकड़ा है। सांख्यिकी मंत्रालय ने बताया 33 करोड़ है और उसमें से 11 करोड़ कोई काम नहीं करते हैं। ये एक दूसरी परिस्थिति है। इसका मतलब है 22 करोड़ लोग जो काम करने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। उनमें से बहुत छिटपुट स्थिति अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर और प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ लीजिएगा, तो अगर ये मान लीजिएगा कि सभी ने नौकरियां दे दी, तो इस 22 करोड़ में से आपके हथेली में दोबारा से 18 करोड़ बच जाएंगे। 4 करोड़ से ज़्यादा किसी सारे सेक्टर को मिला लीजिएगा तो नौकरियां नहीं हैं। इतनी दी गई है खुले तौर पर, जिनकी उम्र अब 35 साल भी हो गई होगी, 40 साल भी हो गई होगी, हर सेक्टर में। इतनी बड़ी तादाद में देश के भीतर बेरोजगारों की स्थिति को थामने और समझने के लिए क्या सरकार के पास कोई नीति नहीं है? और सरकार मान चुकी है कि उसकी अर्थव्यवस्था फेल है, वहां से कोई रोजगार की परिस्थिति निकल नहीं पा रही है। क्योंकि अगला सवाल आता है 18 से 23 साल का। सरकार ने व्यवस्था की है 17 से 21 तक पहले की थी, अब 24 कर ली है। इसके दायरे में जो छात्र आते हैं उनकी तादाद, जो 17 से 24 साल के बीच में जो छात्र निकल कर आते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 17 करोड़ है। 17 करोड़ छात्रों में से आप उसको 3 हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्सा जो बिल्कुल सैनिक नहीं बनना चाहता है, 17 करोड़ में से एक हिस्सा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरी जगह काम कर लेंगे। और एक जो है पूरी तरीके से उसी दिशा में तैयार है, वह भी लगभग 5 करोड़ 75 लाख है। तो 5 करोड़ 75 लाख इस देश में बिखरे हुए युवा भी अगर सिर्फ इस अग्निवीर और अग्निपथ के नाम पर एकजुट हो जाएं, हम तो उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं जो अलग अलग तरीके से परेशानियों को झेल रहे हैं। लेकिन सरकार आग से खेल रही है। जब इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं तो इसके पीछे एक खास सोच है। वजह यह है कि अपने तौर पर भारत में इंटेलिजेंस फेल नजर आया, उसे समझ नहीं आया अग्निपथ के बाद इस देश में क्या हो सकता है। इंटेलिजेंस फेल था, अलग अलग राज्यों की सरकारों की जो भी खुफिया एजेंसी थी वह फेल थी। इसका असर सबसे बड़ा ये हुआ है कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, वो एफआईआर टावर जो होता है, मोबाइल टावर जो होता है, उसके जरिए नोट किया जा रहा है कि कौन कौन सा मोबाइल उस दौर में उस आंदोलन के दायरे में था। ध्यान दीजिए,
मोबाइल लेकर छात्र उस जगह पर पहुंचा और उस मोबाइल को इंडिकेट करके उनको छात्रों के नाम जोड़कर एफआईआर की जा रही है। एफआईआर का मतलब यह होता है कि इसके बाद कोई नौकरी का नहीं मिलना। यह एफआईआर वो नहीं है जिसमें आपको थाने पहुंचना और फिर आपको अदालत में लड़ाई लड़नी है। ये एफआईआर बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ है कि उसको आने वाले वक्त में कहीं नौकरी नहीं मिले। जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के समय आंदोलन हो रहा था, जो एनटीपीसी के वक्त में आंदोलन हो रहा था, उस समय भी छात्रों पर एफआईआर हुआ और उनको नौकरी नहीं मिलेगी। छात्रों के सामने दो ही परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है। आंदोलन में जाइए तो मोबाइल लेकर नहीं जाएं क्या? हमारी बिहार के छात्रों से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगर इस तरीके से एफआईआर हो रही है तो अब हम मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हम आंदोलन को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एफआईआर उसके बाद जो आमने सामने होगी तो देखे कौन देखता है और कौन एफआईआर करता है। यानी इतनी परिस्थिति नाजुक है। इस परिस्थिति नाजुक की परिस्थिति में आज सुबह सुबह जो मसौड़ी में हुआ, खुद सरकार कहती है कि वहां से भी 10-15 राउंड की गोलियां चली, इसीलिए पुलिस ने आत्मरक्षा में 100 राउंड की गोलियां चला दी। तो क्या ये एक हिंसक समाज की स्थिति में पूरे अग्निवीरों को ले जाने की सोच है, या इस समाज के भीतर टकराव की परिस्थिति करके जो इस देश में एक्चुअल के मुद्दे थे, जिसमें बेरोजगारी सबसे अहम था, उससे भी सरकार पल्ला झाड़ने के लिए इन परिस्थितियों को खड़ा कर रही है? यह भी एक सवाल है। हालांकि तर्क खूब दिए जा रहे हैं कि किसे मिलता है 4 साल में 15 लाख रुपया, जो आप कमाएंगे और जो आपको उसके बाद पैसा मिलेगा। कुल मिला के इतना 4 साल, उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं। इस देश के भीतर में जो एमएसएमई है 15 लाख से ज़्यादा उन्हें दिए गए, लेकिन हजारों एमएसएमई डेवलप नहीं हो पाए। जो पैसा सरकार देती है, जिसमें 50,000 से लेकर 2 लाख तक की परिस्थिति सरकार ने बनाई हुई है कि बैंकों से आप कर्ज ले सकते हैं, उनसे भी इस देश में रोजगार नहीं थमा। यानी जिंदगी जीने भर के लिए पैसे खर्च हो जाते हैं, आप एक रेगुलर व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। यानी इस देश को रेगुलर तरीके से कैसे चलाया जाए, और पीढ़ी दर पीढ़ी, नेता दर नेता, प्रधानमंत्री दर प्रधानमंत्री एक धागे में पिरोए कि हमको देश को किस दिशा में ले जाना है, यह सोच गायब हो गई। हर निर्णय के पीछे पॉलिटिकल कारण है, हर निर्णय के पीछे राजनीतिक सत्ता बरकरार रखना है, हर निर्णय के पीछे अपनी पुरानी कमजोरियों को छुपाना है, हर निर्णय के पीछे इस देश के समाज को बांटते हुए वोट बैंक को क्रिएट करना है, हर निर्णय के पीछे राजनीतिक तौर पर जो बीजेपी के भीतर भी नेता हैं उनमें भी ये खौफ पैदा करना है कि आप तभी तक है जब तक हम हैं, हम हार गए तो आप भी नहीं बचेंगे। यही मैसेज आरएसएस के साथ है। आरएसएस की वो पूरी ताकत जो जेपी के साथ जेपी आंदोलन में खड़ी थी, और उसके बाद उसने निर्णय लिया था कि हां, अब इनको जो इनकी उम्र आंदोलन में खप गई, इसके बाद इनको किस रूप में नौकरी में शामिल करना है, इसको लेकर जेपी जनता पार्टी की सरकार पर दबाव बनाते थे। यहां तो खेल बिल्कुल उल्टा हो चला है, कोई फिक्र नहीं। और आरएसएस जैसा संगठन भी सरकार की अपने तौर पर गुलामी तो नहीं कर रहा है, मोदी सत्ता की नीतियों की गुलामी तो वो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने संघर्ष को देखा है, उसकी एक ट्रेनिंग रही है, वह भी गायब। मौजूदा वक्त में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास वह ताकत नहीं बची है जिस ताकत का एहसास छात्र अपने आंदोलन के जरिए करा सकते हैं। अब यहां पर सवाल है, क्या वाकई सरकार इन चीज़ों को नहीं जानती है? हमें लगता है सरकार नहीं जानती, और जिन जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं वहां के छात्रों को समझिए वो कितनी बड़ी तादाद में सैनिक बनना चाहते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो 10 लाख की संख्या में मैक्सिमम लोग हिमाचल प्रदेश से बनते हैं। 402 बच्चे, 10 लाख में से 402 बच्चे सैनिक बनते हैं। उत्तराखंड में ये 271 है, जम्मू कश्मीर में 185 है, पंजाब में 174 है, हरियाणा में 122 है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 28 है, बिहार में सिर्फ 22 है, राजस्थान में सिर्फ 57 है, महाराष्ट्र में सिर्फ 53 है, 10 लाख की जनसंख्या के लिहाज से। लेकिन जैसे ही आप राज्यों के आंदोलन के मद्देनजर सैनिकों की परिस्थिति को देखते हैं तो आपके सामने एक नई समझ आएगी। उत्तर प्रदेश के 2,18,512 बच्चे इस वक्त सेना में हैं। बिहार के 1,04,539 बच्चे अभी सेना में हैं। राजस्थान के 1,03,265 बच्चे अभी सेना में हैं। महाराष्ट्र के 93,000 बच्चे सेना में हैं। पंजाब के भी 93,000 बच्चे सेना में हैं। हरियाणा के भी तकरीबन 90,000 बच्चे सेना में हैं। उत्तराखंड के लगभग 68,000 बच्चे सेना में हैं। पश्चिम बंगाल के
63,000 बच्चे सेना में हैं, तमिलनाडु के 56,000 बच्चे सेना में हैं, मध्य प्रदेश के 55,000 बच्चे सेना में हैं। जब हम इन लोगों का नाम ले रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, उत्तर प्रदेश और बिहार का अगर जोड़िएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन 3 राज्यों के टॉप को अगर जोड़िएगा तो यहां से तकरीबन 4.5 लाख बच्चे सेना में हैं और सेना की कुल संख्या इस वक्त तकरीबन 13,40,000 की है। इसमें से 4.5 लाख बच्चे सिर्फ इन 3 राज्यों से आते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए 4.5 लाख परिवारों को लेकर उनके अपने समाज में कैसी मान्यता होगी। और जब मान्यता इस तौर पे होगी तो आने वाले वक्त में जो पीढ़ी खुद को तैयार कर रही है वह क्या सोच रही होगी। अगर इससे आपको लगे कि सरकार नहीं समझ पाती है तो हमें लगता है कि एक दूसरा सच जो आपको जानना चाहिए, ये सरकार के सरोकार लोगों के साथ क्यों नहीं है। हमने जब इसको खंगालना शुरू किया तो हमें जानकारी मिली कि इस देश में अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए तो सिर्फ MP MLA पर जो हर दिन खर्चा इस देश के टैक्स पेयर का पैसा होता है वह तकरीबन 4 करोड़ रुपए का है। हर दिन खर्चा ये लोग करते हैं। जो राज्यपालों पर खर्चा होता है वह भी तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा हर दिन खर्चा होता है। इस देश में MLAs की तादाद लगभग 4,500, MPs की तादाद लगभग 543 और 245 को मिला लीजिए लगभग 750 के लगभग होगी। यानी इतनी कम तादाद में इस देश के लोगों के ऊपर जो पैसा खर्चा हो रहा है, जो पार्लियामेंट्रीज हैं, जो MLAs हैं और प्रधानमंत्री, जो एक विदेश दौरा तो छोड़ दीजिए, जो विज्ञापन भी किया जाता है उस पर भी 4 करोड़ रुपया प्रतिदिन का खर्चा है। राष्ट्र के नाम जब प्रधानमंत्री संदेश देते हैं, जिस तरह किसानों के नाम संदेश देने के लिए आए कि हमसे गलती हो गई, आज हम वापस ले रहे हैं, और उन्होंने गुरु को याद किया, उस पर भी खर्चा 8 करोड़ 50 लाख का खर्चा हो गया। हमारा गणित बहुत साफ है। इस देश में राजनीतिक सत्ताओं पर जो खर्च होता है उस खर्च के बाद जो उनकी जिंदगी होती है उसके कोई सरोकार इस देश के लोगों के साथ नहीं होते हैं। और शायद इसीलिए अग्निवीरों के भीतर जलती हुई ज्वाला जो है, जो अलग अलग तरीके से राज्यों में आक्रोश पनप रहा है, उससे भी ये वाकिफ नहीं है। ये अभी भी मदमस्त हैं अपने तौर पर। हाँ, राजनाथ सिंह बैठे निर्णय लेने की परिस्थिति में वह भी नहीं, वह बातचीत कर रहे हैं रक्षा मंत्रालयों के तीनों चीफ के साथ। लेकिन जब हमने परखा कि आखिर इनकी जिंदगी जब ऐसे चलती है तो जो पेंशन की रकम है जो इन राज्यपालों को, इन विधायकों को, इन सांसदों को मिलती है और जो इनकी चिंता हो गई है सैलरी और पेंशन को लेकर, हमारी टीम ने जब उसे जोड़ना शुरू किया तो पता चला कि जो रकम हर महीने नौकरी करने के बाद अग्निवीरों को मिलेगी, जो हाथ में आएंगे 20,000, यहाँ पेंशन में हाथ में आते हैं 25,000, जो सुविधाएं मिलेगी अग्निवीरों को नौकरी करने के दौरान, और सारी सुविधाओं का जो जिक्र कर दिया गया, हम ये देंगे, उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि 10 हवाई जहाज़ की टिकट दे दी जाती है, सेकंड AC में आप सफ़र कर सकते हैं किसी साथी के साथ, मेडिकल सुविधाएं आपको अपरंपार हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की जानकारी बतलाती है कि इस देश के भीतर में जो अग्निवीर हैं उनको कोई सुविधा किसी रूप में नहीं मिलेगी जो एक सामान्य सैनिकों को मिलती रही है। आखिरी सवाल, 4 साल की नौकरी के बाद भी आपको मेडिकल की सुविधा नहीं मिलेगी। 4 साल की नौकरी के बाद भी इस देश में ट्रैवल करने के लिए आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। 4 साल की नौकरी करने के बाद आप बेरोजगार होंगे। आप नौकरी करने के दौरान आपका चिन्ह, बैच, बिल्ला जो भी होगा, रैंक होगी, सब कुछ अलग होगी। और जिस तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी विभाग के भीतर काम करते हुए, वह भी जब नहीं होगी तो फिर इस देश में अग्निपथ किसके लिए है और अग्निवीर किसके लिए है? क्या सरकार अपने फैसले को वापस लेगी या सरकार पैबंद लगाकर अभी काम चलाएगी? कुछ और सुविधाएं देंगी, कुछ FIR का खौफ होगा, कुछ दूसरी नौकरियों में सुविधाएं देने का जिक्र होगा, कुछ इस नौकरियों में फटाफट नोटिफिकेशन जारी कर जनता और लोगों की मानसिकता को बांटने की परिस्थितियों में खड़ी करेगी, और ढोल पीटे जाएंगे इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए कि देखिए सरकार का एक शानदार मास्टर स्ट्रोक जिसे जनता समझ नहीं पाई। क्या इस स्थिति में इस देश को लाकर
मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने खड़ा कर दिया है? ये सारे सवाल हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि राजनीतिक सत्ताएं जब डिगती है और जनता जब तय करती है तो ऐसे में कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसका नेता मायने नहीं रखता है, चाहे वो बिहार के नीतीश कुमार हों या दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी हों। ये सवाल बेचैन करने वाला है। एक चुनी हुई राजनीतिक सत्ता के समानांतर छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि आपके लिए हुए निर्णय ना तो हमें मंजूर है, ना ही इस देश हित में है। फैसला कौन करेगा, इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।